गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। सबसे पहले मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि रिसोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स किसे कहते हैं? रिसोर्स का अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में डेफिनेशन देखो तो एनीथिंग विच फुलफिल आवर नीड्स, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। वो चीज़ें जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं उनको हम रिसोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे पीपल एज रिसोर्स कहा गया है, तो हमारी ज़रूरतों को लोग भी पूरा करते हैं। ये नहीं है हमारी ज़रूरतें आटे चावल से या गेहूं से या और नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी होती हैं, उन्हें ही रिसोर्स कहेंगे। लोग भी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम पीपल, मैं एक लोग हूँ, और मैं आपको टीच कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं आपके लिए एक रिसोर्स का काम कर रही हूँ। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर का कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट ह्यूमन एज रिसोर्स, स्टोरीज ऑफ सकल एंड विलास, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट स्कैंड्यू। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। People as resource is a way to relate to the working people of a country with respect to their current functional skill and abilities. अपने स्किल और एबिलिटी के ज़रिए जो काम जो लोग कंट्री के लोग जो काम करते हैं उनकी संज्ञा पीपल एज रिसोर्स में दी जाती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम अ रिसोर्स फॉर यू, यानी कि आपके लिए मैं रिसोर्स का काम कर रही हूँ। ह्यूमन रिसोर्स इज़ नॉट अ लाइबिलिटी बट एज एसेट टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए ये एक एसेट है। द पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर इज मेड। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जैसे हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन रिसोर्स का काम कब करती है? रिसोर्स का काम करती है थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू हेल्थ केयर। ये सब चीज़ें एज अ रिसोर्स के काम में यूज़ की जाती हैं। ह्यूमन कैपिटल इज एसेंस इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉर्डेड विद इन इट। अब देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ह्यूमन कैपिटल। मैंने जैसे बताया था ह्यूमन रिसोर्स बताया था आपको, तो उसके अंतर्गत ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे देखने को मिलता है। सबसे पहले देखो टीचर जो है वो टीच कर रही है, टीचर पढ़ा रही है एक पिक्चर में, तो टीचर यहाँ पे रिसोर्स का काम कर रही है। दूसरे में क्या है, अभी पीछे बताया भी था, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर यानी डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स भी हमें सर्विस दे रहे हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो हमारे रिसोर्स का काम कर रहे हैं। थर्ड पिक्चर में देखो क्या है, टेलर। टेलर जो है वो क्या कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े सिल करके टेलर हमें दे रहा है, दैट मीन्स टेलर इज ऑल्सो अ रिसोर्स। उसके बाद मैकेनिक, मैकेनिक जो है वो भी काम कर रहा है। मतलब कि ये रिसोर्स तो है, रिसोर्स के साथ साथ ये जो काम कर रहे हैं इन काम के बदले में इनको पैसा भी मिल रहा है, इनकम भी इनकी हो रही है। तो काम, सर्विस देने के बदले में जो पैसा लिया जाता है उसको ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। आप देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, जो काम करते हैं, जो लोग काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। बाय कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी द ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। इनका काम, जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो लोग काम करने वाले होते हैं, इन लोगों का जो रोल है वो कंट्री की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनी अदर रिसोर्स बिकम यूजफुल ओनली बिकॉज ऑफ द इनपुट बाय द ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी दूसरे रिसोर्स को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब तक उसमें ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व ना हो। जैसे देखो, जैसे कोल है, कोल हमें माइन से मिलता है। अब माइन से कोल कैसे निकाला जाता है? लोग ही तो निकालते हैं उसको। तो लोग जो है लोग जो है अपना वर्क फोर्स लगा करके उस कोल को निकालते हैं, फिर उसको रिफाइन करते हैं और देन हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो कोई भी रिसोर्स है, कोई भी दूसरा रिसोर्स है, वो तभी यूज़फुल है जब उसमें ह्यूमन रिसोर्स लगाया जाता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड अ रिटर्न लाइक इन्वेस्टमेंट इन अदर रिसोर्स।
इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज डन थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। अभी बताया था कि जो ह्यूमन कैपिटल है, अब आप टीचर हैं तो आप पैसा कहाँ कमा सकते हैं? आप घर में रह के अपने बच्चों को पढ़ा के नहीं कमा सकते हैं। आपको पैसा कमाने के लिए स्कूल में या ट्यूशन्स पे आपको डिपेंडेंट होना होगा। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और हेल्थ केयर से पैसा जो है वो कमा सकते हैं। अ पर्सन विद बेटर एजुकेशन यूजली अर्न बेटर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो ज़्यादा कमा सकता है बिना पढ़े लिखे आदमी से। अगर एक पढ़ा लिखा, सपोज करो एक कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ने में है और पढ़ लिख के वो इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। उसी का एक साथी है वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, आगे तक नहीं जा पाया। तो अगर दोनों में कंपैरिजन करो तो जो इंजीनियर बन गया है वो इंजीनियर, जो उसका दूसरा फ्रेंड है उस फ्रेंड के मुकाबले वो ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो हमेशा ही ज़्यादा पैसे कमाएगा अनएजुकेटेड पर्सन की तुलना में। मोर ओवर, अ हेल्दी पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन हेल्दी है, हेल्दी का मतलब कि उसकी फिजिकल फीचर्स उसके अच्छे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी अच्छी है, वो हर तरह से फिट है, तो वो भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है, ज़्यादा काम कर सकता है और ज़्यादा पैसे वो कमा सकता है। अब एक बीमार आदमी है, वो जाएगा ऑफिस जाएगा, बैठा रहेगा, नहीं ज़्यादा काम कर पाएगा। वहीं अगर एक हेल्दी पर्सन है, अच्छा हेल्दी वेल्दी है, उसको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो अच्छा काम कर सकता है। अब यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? फर्स्ट है एजुकेशन। अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, अगर हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए, अगर हम लोगों को हम एज ए रिसोर्स में अगर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है एजुकेशन यानी पढ़ाई। अगर कोई भी आदमी जो है पढ़ा लिखा है, अच्छे से उसकी डिग्री है उसके पास, या उसने अच्छी एजुकेशन ली है, तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स का काम कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। वो जो भी काम कर रहा है उस काम की उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिली हो। तीसरा है हेल्थ केयर। अभी बताया मैंने आपको कि अगर वो हेल्दी वेल्दी है तो डेफिनेटली वो ह्यूमन रिसोर्स का काम कर सकता है, वो दूसरों के लिए रिसोर्सफुल आदमी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं हम, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्सेस आईटी रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो बच्चों, पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था, पालमपुर वाले चैप्टर में, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो उसने इंट्रोड्यूस किया रिवॉल्यूशन के तरीकों को, अच्छे तरीकों को इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर लैंड रिसोर्स। यानी कि जो लैंड रिसोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी को टेक्नोलॉजिकली तरीके से इम्प्रूव करना, बढ़ाना और अच्छे इनपुट्स का उसमें HYV सीड्स का उसमें यूज़ करना, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब वही IT रिवॉल्यूशन है। IT रिवॉल्यूशन क्या है? Human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। मतलब मशीनरी और प्लांट्स के बेसिस पे जो ह्यूमन कैपिटल है उसको हायर पोजीशन पाना। मतलब कि देखो अब क्या है, पहले हम पूरी तरह से कई चीज़ों के लिए डिपेंडेंट थे, किस पे? प्लांट्स पे। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें फैक्ट्रीज़ में भी प्रोडक्शन होती है और फैक्ट्रीज़ के थ्रू मिल जाती हैं, लेकिन उनको करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है, IT डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड है, यहाँ पे देखो बच्चों क्या बात कही गई है, डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि जो लोग पूरी तरह से डेवलप्ड हैं, जिनके पास एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग भी है और हेल्थ केयर भी है। तो उन जो डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, क्या क्या अचीव कर सकता है? सबसे पहला है हायर इनकम। डेफिनेटली अगर आदमी पढ़ा लिखा है, अच्छी ट्रेनिंग है उसके पास, अच्छी जॉब है और उसका हेल्थ भी ठीक है, तो डेफिनेटली वो हायर इनकम यानी कि वो पैसा अच्छा कमाएगा। एडवांटेजेस टू सोसाइटी,
और उसको उसके थ्रू सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी उसको बहुत इज्जत देगी। अब देखो पढ़ा लिखा आदमी है तो हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा भी है, हर कोई चाहेगा उसके उसके साथ दोस्ती करना या उसको अपने ग्रुप में शामिल करना। तो उससे क्या होगा, उस सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा और उस ह्यूमन को भी फ़ायदा होगा। सुपीरियर टू अदर रिसोर्स के लिए भी ये सुपीरियर होगा। चलो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपकी बुक में एनसीईआरटी में दो स्टोरी दी गई है, स्टोरीज ऑफ सकल एंड विलास। ठीक है, इसको आप जो है डिस्क्राइब तरीके से यानी और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट इसका बता देती हूँ। सकल की स्टोरी जो है, सकल देखो, सकल एक आदमी, सकल और विलास जो है दोनों गांव में रहने वाले दो आदमी थे, दो दोस्त थे। अब सकल जो है वो पढ़ लिख लिया, वो एजुकेटेड हो गया, और विलास जो है वो अनएजुकेटेड रहा, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो पाया। सकल जब पढ़ लिया तो उसको गॉट अ जॉब, उसको जॉब मिल गई। बट विलास जो था फोर्स टू सेल फिश, वो उसको ज़बरदस्ती मछलियाँ बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो मछलियाँ बेचते थे, तो उसे भी अपने पापा के काम में ही लगना पड़ा। अब सकल के पास देखो एजुकेशन थी, जॉब थी, तो डेफिनेटली सकल जो है वो हेल्दी था, यानी कि फिट था, फिजिकली फिट था। बट जो विलास था वो पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, विलास जो था वो आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी नहीं थी और अच्छी जॉब भी नहीं थी और पैसे की कमी थी। तो ऐसी सिचुएशन में बीमारियां जो है वो अटैक करती हैं। उसके बाद सकल जो है, सकल क्या था? स्किल्ड था। सकल पढ़ लिख लिया, पढ़ कर के इंजीनियर बन गया, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली, तो सकल जो है वो स्किल्ड वर्कर हो गया। बट विलास जो है पढ़ा लिखा नहीं, जिसके कारण वो अनस्किल्ड रहा। सकल जॉब करने लगा, जो उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो उसकी इनकम जो थी हायर इनकम हो गई, वो ज़्यादा पैसे कमाने लगा। बट विलास जो था उसकी इनकम क्या थी? लो इनकम थी। सकल हायर प्रोडक्टिविटी करने लगा, सकल जैसा पढ़ा था, उसकी जैसी इनकम थी, वैसे ही वो अपनी जॉब में अच्छे से काम करने लगा, तो आगे उसका प्रमोशन भी होने लगा। बट विलास जो था उसकी लोअर प्रोडक्टिविटी थी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि वो मछली बेचता था, अगर वो फिजिकली फिट होता, स्किल्ड होता, अपने ही काम में स्किल्ड होता, तो डेफिनेटली उसकी भी प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी हो सकती थी। अब देखो यहाँ पे देखो, एक टीचर है, वो बच्चों को टीच कर रही हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स के आपके कितने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने लोग हैं जो ये सारे लोग जो है वो हमारी हेल्प करते हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स, हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हैं। इसमें डॉक्टर है, वकील है, नर्स है, प्लम्बर है, गार्डनर है, और काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। Educated parents understand the value of education and hence invest in their child education to secure a better future for the children. अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, अभी देखो पीछे आपने एग्जाम्पल में देखा था, जो विलास था, विलास के पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं थे, तो जो पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे वो डेफिनेटली एजुकेशन की वैल्यू को समझेंगे और वो अपने बच्चों को बेटर फ्यूचर के लिए एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे। कभी कभी आपने देखा है कि बहुत गरीब पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन की वैल्यू पता होती है, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चों को चाहते हैं कि अच्छी एजुकेशन अब मेरे बच्चों को मिले। एजुकेटेड पेरेंट्स ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ देयर चाइल्ड। दिस क्रिएट्स अ वर्चुअस साइकिल ऑफ क्रिएटिंग अ बेटर ह्यूमन कैपिटल। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे के हेल्थ और न्यूट्रिशन के प्रति भी कॉन्शियस होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो फिजिकली फिट रहें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी ना लगे। अनएजुकेटेड पेरेंट्स आर अनेबल टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चाइल्ड। वहीं अगर आप कंपैरिजन करें तो अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एक तो वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा वो उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो इस तरफ ध्यान दें। दिस क्रिएट अ विशियस साइकिल इन विच द कमिंग जनरेशन इज ऑफन फोर्स्ड टू रिमेन पुअर। और इसकी वजह से एक साइकिल बन जाती है जिससे
की जो कमिंग जनरेशन है वो भी गरीब ही होती है। जैसे अभी पीछे आपने विलास के एग्जाम्पल में पढ़ा था, विलास के पापा जो थे वो क्या करते थे, वो मछली सेल करते थे और आगे चल के विलास को भी मछली ही सेल करनी पड़ी। चलो अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बच्चों, देखो अभी हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किन किन तरीकों से कौन कौन सी एक्टिविटी करता है जिससे कि पैसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक का मतलब हुआ जिन एक्टिविटीज से पैसे कमाए जाते हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड है टर्शरी एक्टिविटी। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़, देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बच्चों क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, क्वायरिंग एटसेट्रा आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। नेचुरल रिसोर्स आर जस्ट एक्सेप्ट इन प्राइमरी एक्टिविटी। देखो नॉर्मल सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और इन सब से जुड़ी होती हैं। इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई जो एक्टिविटी होती हैं दैट आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्ट जो है वो काम किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया आपको एग्रीकल्चर है, खेती जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में, मतलब इसमें जो यूज़ किया जाता है वो नेचुरल रिसोर्स इसमें यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर होता है तो एग्रीकल्चर कहाँ होता है, खेतों में होता है, तो लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग कहाँ पे होती है, पोल्ट्री फार्मिंग की एनिमल्स से होती है, तो एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ के की कैटेगरी में आती है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़। मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वायरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें आती है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में बनाई जाती हैं या कंपनीज़ में या फैक्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं। इसमें ज़्यादातर नेचुरल रिसोर्स का यूज़ किया जाता है। जो नेचुरल रिसोर्स है यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में जो चीज़ें बनी थी, प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो चीज़ें बनी थी, उन चीज़ों को इसमें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है। नेचुरल रिसोर्स आर प्रॉपरली मॉडिफाई इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपरली मॉडिफाई किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटीज में। थर्ड है टर्शरी एक्टिविटी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सर्विस ऑक्यूपेशंस एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को जो सर्विस दी जाती है वो सारी सर्विस इस टर्शरी एक्टिविटीज़ में आती है या टर्शरी सेक्टर में आती है। दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और ये नेशनल इनकम में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है या उसमें उसकी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत चीज़ें जो आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, एजुकेशन, बैंकिंग एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है ये टर्शरी एक्टिविटी में आती है। तो आई होप बच्चों ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये तीनों एक्टिविटीज़ जो है वो आपको 10th में भी यूज़फुल होंगी। 10th में भी चैप्टर है जिसमें ये तीनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो आती हैं, और ये क्वेश्चन जो है ये लगभग पेपर में हमेशा ही आता है। ये इन तीनों एक्टिविटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, तीनों सेक्टर के बारे में। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या आती है, व्हेन सम प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोड्यूस टू द सोल्ड इन द मार्केट इट इज़ कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज़। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी जो सोल्ड की जाती है, बेची जाती है मार्केट में, तो इसको हम मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। जैसे देखते हो सब्जी बिक रही है, तो सब्जी जो है वो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक रहा है, तो इसको इन ऐसी चीज़ें जो मार्केट में बिकती हैं उसको मार्केट एक्टिविटी कहा जाता है। अब हम देखते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी मतलब जो कि मार्केट में नहीं बिकती हैं। When some product or service is produced for self consumption it is called non market activity। जब हम कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाते हैं जिसको खुद ही कंज्यूम करते हैं, अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनाते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, घर में थोड़ी बहुत सब्जी लगा लेते हैं, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं जिसको हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं,
उसको हम मार्केट में बेचने नहीं जा रहे हैं। जैसे हमने घर में अपने गार्डन में कुछ सब्जी लगा ली, कुछ फल लगा लिए, जिसको हम खुद ही तोड़ के और उनको उनका यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इफ़ अ फार्मर प्रोड्यूस जस्ट एनफ टू मीट हिज फैमिली नीड, देन हिज एक्टिविटी इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर कोई फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है जितना उसकी फैमिली के लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं, अपनी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए वो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि वो अपने फैमिली के कंज्यूम के लिए ही वो अनाज उगा रहा है या कोई चीज़ उगा रहा है। सिमिलरली द वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी। ऐसे ही अगर हम तुलना करें तो घर में जो हाउस वाइफ होती हैं, जो घर का काम करती हैं, वो भी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में के अंतर्गत आती है। उसमें भी देखो, आप घर में जैसे आप लोगों की मम्मियाँ हैं, मम्मियाँ काम करती हैं, घर घर का सारा काम करती हैं, तो वो कहीं मार्केट में बिकता नहीं है या उसके बदले में उनको कोई पे नहीं किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी है, ये भी नॉन मार्केट एक्टिविटी में आती है, बिकॉज शी इज़ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ हर फैमिली मेम्बर। वो काम क्यों कर रही है? वो सिर्फ अपनी फैमिली के मेम्बर्स के लिए ही काम कर रही है। वो खाना बना रही है, तो खाना खाना कौन खा रहा है? आपके घर के लोग ही खाना खा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आती है। वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इज़ लो पेड वर्क। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने दो पिक्चर बनाई है, देखो बच्चों, इसमें एक मैन है, एक वुमेन है। अब मैन जो है सेम काम, देखो ध्यान रखना, सेम काम करने के लिए अगर आप कंपैरिजन करो तो वुमेन के कंपैरिजन में मैन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वुमेन को हमेशा ही लो पेड किया जाता है सेम वर्क के लिए। व्हेन वुमेन एंटर द लेबर मार्केट दे आर पेड फॉर देयर वर्क। जब वुमेन जो है लेबर मार्केट में एंटर करती है या काम करने के लिए जाती है, तो उसको भी काम के बदले पैसा मिलता है। Their earning are calculated on the basis of education and ability, much like that of their male counterpart. Most women are undereducated and have low skill training, and therefore women are paid low compared to men. कभी कभी क्या होता है, वुमेन्स जो होती है वो कम पढ़ी होती है, कभी जेंट्स से ज़्यादा नहीं पढ़ी होती है, लो स्किल ट्रेनिंग होती है, उसकी स्किल ट्रेनिंग भी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो इन सब कारणों से उसको जो है वो मैन के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में थोड़ा कम पे किया जाता है। मोस्ट वुमेन डू वर्क वेयर देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी। ज़्यादातर जो वुमेन होती हैं वो कहाँ पे जॉब करती हैं? जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि वहाँ पे उनकी जॉब जो है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी उनको वहाँ से निकाला जा सकता है। आप देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आपको बना के दी गई हैं, जिन पिक्चर्स में दिखाया गया है कि कौन कितना कमा सकता है, कौन कितना ज़्यादा पैसा, इनकम जो है उसकी कितनी इनकम है। अब देखो, सबसे पहले में क्या है, एक मज़दूर है। मज़दूर कितना कमाएगा? मज़दूर मैक्सिमम एक दिन के 500-700 रुपये कमा लेगा। तो मज़दूर जो है उसकी इनकम कितनी है? लेस इनकम है। वहीं अगर आप किसी ऑफिस के किसी एम्प्लॉय की इनकम देखो तो उसकी इनकम कितनी होगी? मोर इनकम होगी एज अ लेबर। वहीं दूसरी पिक्चर में देखो, वहाँ पे वुमेन दिखाई गई है दो, जिसमें एक वुमेन जो है वो कौन है? वो वेजिटेबल सेलर है, यानी कि वो सब्जियां बेच रही हैं। और दूसरे में क्या है? एक लेडी है, और वो क्या है? वो ऑफिस की एम्प्लॉय है। तो डेफिनेटली जो लेडी है वो वेजिटेबल सेलर से ज़्यादा अर्न करेगी, ज़्यादा उसकी इनकम होगी। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है, ये भी डिपेंड करता है कि उसकी इनकम पे। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी का मतलब क्या? जैसे सपोज करो पॉपुलेशन हमारी 1000 की है, तो 1000 में से कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग समझदार हैं, कितने लोग स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। तो क्वालिटी जो है उस पॉपुलेशन की वो पूरी तरह से इस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे देखो, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, ये लिटरेसी रेट, हेल्थ और स्किल्स, ये पूरी तरह से पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिटरमाइन करती है। ये बच्चों ध्यान से सुनना, पॉपुलेशन कैसी भी हो, अगर वो पॉपुलेशन लिटरेट है, हेल्दी है और स्किल्ड है, तो डेफिनेटली वो पॉपुलेशन अच्छी है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन कैन बी अ लायबिलिटी फॉर
द इकोनॉमी। अगर पॉपुलेशन लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो डेफिनेटली उसकी वो इकोनॉमी में ज़्यादा अपना पार्ट नहीं दे पाएगी। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कैन बी मेड इनटू एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। और अगर लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए कई एसेट्स दे सकती है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड जीडीपी ऑफ अ कंट्री। और अगर लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है तो उसका जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो जीडीपी में अपना पूरी तरह से रोल प्ले करती है। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में दिया गया है। एजुकेशन डिफाइंस द, बच्चों देखो ये पॉइंट एजुकेशन और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एजुकेशन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए दे दिया जाएगा, एजुकेशन के कुछ पॉइंट दे दिए जाएंगे और कुछ इस टाइप से कहा जाएगा कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर जीडीपी, कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसके लिए आपको ये 4-5 पॉइंट पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और ये मैक्सिमम देखो बच्चों, अगर आप 5 पॉइंट याद कर लेते हो तो आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। एजुकेशन डिफाइंस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन जो है वो डिफाइन करता है कि लिटरेसी लेवल क्या है और उन लोगों का स्किल लेवल जो है वो क्या है। इट ऑल्सो हेल्प इन एनरिचिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कल्चर को भी ये एनरिच करता है, ये बढ़ाता है। प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन द सोसाइटी इनडायरेक्टली बेनिफिट द इलिटरेट पर्सन्स एज वेल। अब देखो, अगर सोसाइटी में एजुकेटेड पर्सन है तो उसका जो है बेनिफिट जो है सोसाइटी को डायरेक्ट मिलेगा, जबकि इलिटरेट पर्सन का डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे उसने स्टेप्स टेकन कर लिए हैं कि लोगों को पढ़ाया जा सके। एजुकेटेड पीपल्स जो हैं वो बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप टेकन किए हैं। जैसे कि देखो, मैं यहाँ बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट ने जो है फ्री एजुकेशन कर रखी है। मतलब 8 तक के बच्चे जो है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में फ्री पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट स्ट्राइव टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। इट ऑल्सो मेक वेरियस प्लान्स टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट। स्पेशल एम्फोसाइजेस इज गिवन ऑन गर्ल्स एजुकेशन। गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान्स बनाए गए हैं जिसमें गर्ल्स को पढ़ाने के लिए या बॉयज़ को भी पढ़ाने, मतलब एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे प्लान्स बना रही है। इवन गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स जो हैं वो भी बनाए गए हैं। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दे रखा है बच्चों, देखो ध्यान से इस ग्राफ को। ये ग्राफ आपको बताता है कि 1951 में हमारा जो लिटरेसी रेट था इंडिया का वो क्या था, और फिर 2001 में लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग है। इसमें देखो, जो ब्लू कलर की लाइन है वो पर्सन है, टोटल पर्सन। पिंक कलर की लाइन जो है वो मेल है और येलो कलर की जो लाइन है वो वुमेन है। जिसमें देखो 1951 में डेफिनेटली मेल का ग्राफ ज़्यादा था और वुमेन का जो ग्राफ है वो कम था। वहीं आप देखो, मतलब कि इस ग्राफ को देख करके आप ये कह सकते हो कि मेल फीमेल में हमेशा ही एजुकेशन में वेरिएशन रहा है। फीमेल्स जो हैं वो हमेशा ही मैन के अकॉर्डिंग कम पढ़ी लिखी होती हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं, नॉटी अच्छे बच्चे हैं। इसी के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है उसने जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो आपको मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन देते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय आर अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेट स्कूल फॉर गिफ्ट स्टूडेंट इन इंडिया। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए ये एक सोर्स है। रन बाय नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये रन किए जाते हैं नवोदय विद्यालय। GNVs आर फुली रेजिडेंशियल एंड को एजुकेशन स्कूल एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली विद क्लासेस फ्रॉम 6 to 12 की इसमें क्लासेस होती है और ये फुली रेजिडेंशियल होते हैं।
को एजुकेटेड होते हैं, बॉय गर्ल दोनों इसमें पढ़ सकते हैं। जेएनवीज आर स्पेसिफिकली टास्क विद फाइंडिंग टैलेंट चिल्ड्रन इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइडिंग दैम विद गुड क्वालिटी एजुकेशन। जो रूरल एरिया में जो अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़े लिखे जो समझदार बच्चे होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, उन बच्चों को, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये अच्छी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जेएनवी एग्जिस्ट ऑल ओवर इंडिया, ये हमारे पूरे इंडिया में है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 498 जेएनवी अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में करीब करीब 598 जेएनवीज हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का स्टेप था। बजटरी एस्टिमेट, द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन इन द फर्स्ट प्लान वॉज ₹151 करोड़। देखो, फर्स्ट प्लान जब एजुकेशन से रिलेटेड जो फर्स्ट प्लान बनाया गया था उसमें 151 करोड़ जो रुपए हैं वो उसमें लगाए गए थे। इट हैज़ इंक्रीज टू ₹43,825 करोड़। ये जो है ये आगे 10th प्लान में, फर्स्ट प्लान में 151 करोड़ था, बट वहीं आप देखें तो 10th प्लान में ये 43,825 करोड़ बन गया था। तो आप देखो दोनों में कंपैरिजन करो कितना ज़्यादा इन प्लान्स में सरकार जो है वो पैसा खर्च कर रही है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन वॉज 0.64% ऑफ द जीडीपी इन 1950-51। जीडीपी का करीब करीब 0.64% जो है वो इसमें एक्सपेंड किया जाता था 50 से 51 में, और ये आगे बढ़ के 3.98 हो गया 2002 और 3 में। Due to constant efforts, the literacy rate has grown from 18% in 51 to more than 70% in 2011। और इन्हीं एफर्ट्स की वजह से जो लिटरेसी रेट है वो 1951 में कहाँ 18% था और 2011 में 70% हो गया। लिटरेसी रेट इज़ हायर अमंग मेल कंपेयर टू अमंग फीमेल्स। लिटरेसी रेट देखो, अभी पीछे मैंने आपको मैप दिखाया था, चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में दिखाया गया था कि लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल के अकॉर्डिंग मेल्स में ज़्यादा होती है। केरला इज़ द स्टेट विद मोर देन 90% लिटरेट। केरला हमारे देश का अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है तो वो है बच्चों केरला। केरला में करीब करीब 90% लोग जो हैं वो लिटरेट हैं, वाइल सम स्टेट्स हैव अ वेरी लो लिटरेसी रेट। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा कम है। अब देखो सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया प्लान है, जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत 8th क्लास तक 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन जो है वो फ्री की गई है। SSA सर्व शिक्षा अभियान इज एन इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम एम्ड एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ टाइम बाउंड मैनर एज मैंडेटरी बाय द 86th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू children of ages 6 to 14, estimated to be 205 million in number in 2001, a fundamental right. The program was pioneered by अटल बिहारी वाजपेयी। देखो, ये प्रोग्राम जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी किया गया है, जिसके तहत अब ये जो एजुकेशन जो है फ्री फॉर ऑल, ये एक फंडामेंटल राइट भी बन गया है कि 6 से लेके 14 ईयर्स तक के हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। मतलब हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और हर बच्चे का ये अधिकार जो है वो कोई उससे छीन नहीं सकता। तो ये एक अच्छी कोशिश थी हमारी सरकार की। प्रेजेंट गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान, अगर हम इसकी अभी के गोल को देखते हैं तो अभी का गोल क्या है, गोल ऑफ 2015 का जो सर्व शिक्षा अभियान का गोल है वो है ओपन न्यू स्कूल्स इन एरिया विच डू नॉट हैव देम एंड टू एक्सपेंड एग्जिस्टिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस। जहाँ पर स्कूल नहीं है, जिन एरियाज़ में स्कूल नहीं है उन एरियाज़ में स्कूल को खोलना और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करना, उसको बनाना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। एड्रेस inadequate टीचर नंबर एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग टीचर। मतलब कि जो टीचर्स हैं स्कूल में उनको स्पेशल ट्रेनिंग देना,
उनको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाना। प्रोवाइड क्वालिटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इंक्लूड लाइफ स्किल एंड अ स्पेशल फोकस ऑन द एजुकेशन ऑफ गर्ल एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एज वेल एज कंप्यूटर एजुकेशन। मतलब कि इसमें बच्चों को ऐसी एलिमेंट्री एजुकेशन देना जिससे कि उनके स्किल्स जो है वो बेटर हो सके, और गर्ल्स के लिए स्पेशल एजुकेशन की भी सुविधा इसमें दी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर एजुकेशन भी इन बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके बाद बच्चों एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का स्टेप था वो है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल टू दैट चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल कैन अटेंड द स्कूल। जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते हैं उन बच्चों के क्या गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को खाना भी दिया जाए, जिसको मिड डे मील के तहत रखा गया है। इससे क्या होगा, जो पुअर बच्चे हैं, पुअर पीपल हैं, वो स्कूल अटेंड करेंगे खाने के लालच में, ये कह सकते हो आप इसको। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। ये जो है ये बच्चों की अटेंडेंस को एनकरेज करता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए। इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस। आप देखो गरीब बच्चे हैं, उनको घर में प्रॉपर न्यूट्रिशियस चीज़ नहीं मिलती होगी, तो उनका जो न्यूट्रिशियस स्टेटस है उसको भी इम्प्रूव किया जाता है इसके तहत। एम एट इंक्रीजिंग द लिटरेसी रेट को भी बढ़ाया जा रहा है इस मिड डे मील स्कीम के तहत। मिड डे मील हैज़ हेल्प मैनी चिल्ड्रन फॉर द पुअर फैमिली टू अटेंड स्कूल। इसने बहुत हेल्प किया है जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल आने के लिए। The 10th plan has focused and increased the enrollment in higher education for 6 to 9th। अब देखो सिक्स कहाँ, तो 10 ईयर प्लान में जो एजुकेशन थी वो 10th ईयर प्लान में 6 से लेकर के 9% तक इंक्रीज हुई है। द स्ट्रेटेजी इज टू इंक्रीज एक्सेस, क्वालिटी एंड अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम टू मोटिवेट इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। वोकेशनल कोर्सेज आर ऑल्सो ऑफर्ड एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज बीइंग मैक्सिमाइज्ड टू अटेंड द गोल। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वोकेशनल कोर्सेज में शुरू की गई है ताकि बच्चे अपने गोल तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। द 10th प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जन फॉर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड IT एजुकेशन। ये सारी एजुकेशन जो है ये बच्चों को आप प्रोवाइड की जा रही है। देखो बच्चों, इसके तहत जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उस शिक्षा नीति के तहत जो है वो भी काफ़ी कुछ चेंजेस किए जा अभी तो फॉलो नहीं की जा रही है नई शिक्षा नीति, लेकिन हो सकता है कमिंग ईयर में ये फॉलो की जाए। तो इसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंट्रोड्यूस होंगी। इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, एनरोलमेंट एंड फैकल्टी। देखो अब इसमें हम देखें कि 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे? 750 कॉलेज थे। यूनिवर्सिटीज़ 30 थी, जिनमें 2,63,000 बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे, और टीचर्स इनको 24,000 टीचर पढ़ाते थे। वहीं कंपैरिजन करें तो ये बढ़ के 1998 में देखो कितने कॉलेजेस हो गए, 11,089 कॉलेजेस हो गए, 238 यूनिवर्सिटीज़ हो गई, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की जो नंबर है वो भी बढ़ गया, और टीचर्स जो हैं, टीचर्स की भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ी है। मतलब इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा हमारे देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के साथ साथ ये चीज़ें भी बढ़ाई जा रही हैं। अब देखो दूसरी चीज़, ये तो था फर्स्ट था एजुकेशन। देखो ह्यूमन रिसोर्स में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, फर्स्ट एजुकेशन, देन ट्रेनिंग और देन हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन हमारी अच्छी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, पॉपुलेशन क्वालिटी अगर अच्छी है तो दैट मीन्स जो वो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन हमारी हेल्दी है और एजुकेटेड है। तो एजुकेशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ।
A healthy person can fully realize his potential and can be an asset for the economy. अगर पर्सन कोई हेल्दी है, देखो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को, हेल्दी हेल्दी पर्सन जो है, हेल्दी आदमी जो है वो अनहेल्दी आदमी के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा स्किल्ड होगा और ज़्यादा समझदार ही होगा। अब आप अपने घर में देख लो, सपोज करो आपके घर में 2 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है वो हेल्दी है, वो प्रॉपर डाइट लेता है और ठीक से रहता है, मतलब सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है। वहीं दूसरा बच्चा है जो सही से खाता नहीं है, सही से पढ़ता नहीं है और सही से वो कोई एक्टिविटी भी नहीं करता है। तो दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो आपको लगेगा कि जो बच्चा जिसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर हैं, सही हैं, वो बच्चा हेल्दी है, उसको कभी कोई बीमारी भी नहीं होगी। और जो बच्चा ठीक से एक्टिविटीज़ नहीं करता है, सही से डाइट नहीं लेता है, उसको हमेशा ही कुछ ना कुछ बीमारियां लगती रहेंगी। तो हेल्दी पर्सन जो है वो अपने पोटेंशियल को वो उस अच्छा रोल प्ले कर सकता है इकोनॉमी में। अनहेल्दी पर्सन शैल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, वो अपनी पोटेंशियल को, जो अनहेल्दी पर्सन है अभी मैंने बताया, वो सही से एक्टिविटी कोई नहीं कर पाएगा एंड कैन बी लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी उसका कोई रोल प्ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होगा। द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया इज एम टूवर्ड इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ सर्विस एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन स्पेशली अमंग द अंडर प्रिविलेज क्लास। जो अंडर प्रिविलेज क्लास है, यानी कि जिनको प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं मिल पाती या जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चीज़ें नहीं मिल पाती, उन क्लास को जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है उसके तहत उसका एम है कि ऐसे क्लास की जो हेल्थ है, हेल्थ सर्विस जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपको हेल्थ सेंटर दिखाई दे रहा है जिसमें लोग जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम, अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इस हेल्थ सिस्टम में। द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम इज कंप्राइज फॉर मैनी टायर ऑफ हॉस्पिटल। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर द बटन ऑफ दिस टायर एंड प्रोवाइड जनरल मेडिकल केयर टू रूरल एरिया। गवर्नमेंट जो है हेल्थ सेंटर में बहुत सारे उसके तहत उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को मेडिकल केयर जिसके तहत दी जाती है। दिस इज़ फॉलोड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, बिगर तहसील और ब्लॉक लेवल टाउन्स। ये जो है ये कौन बनाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है ये कौन बनाते हैं, तहसील और ब्लॉक लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर द डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन मेजर सिटीज़ वेयर डॉक्टर्स ऑफ ऑल स्पेशलिटीज़ आर प्रेजेंट। इसके अलावा देखो बच्चों, गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, उसके बाद ब्लॉक और तहसील लेवल पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे हर फील्ड का स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो भी रहता है। तो इस तरीके से जो हेल्थ सेंटर है उसको इन कैटेगरीज में बांटा गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये आप देख सकते हो, ये मैप जो है चार्ट जो है आपको दिख रहा है। 1951 में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और 2001 में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल्स कितने थे, इनमें बेड्स कितने थे, इसमें डॉक्टर्स कितने थे और नर्सिंग स्टाफ जो है वो भी बढ़ता जाए, मतलब समय के साथ साथ ये चीज़ें जो है इनकी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से हेल्थ जो है वो हेल्थ ख़त्म होता है। अब हम बच्चों आगे पढ़ने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों इस चैप्टर को हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अब हम अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पीपल एज रिसोर्स का, जिसमें हमने एजुकेशन पढ़ ली, हेल्थ केयर पढ़ लिया और पीपल्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, हेल्दी पॉपुलेशन के लिए क्या, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसके और अच्छे से इसको पढ़िए।